हेलो दोस्तों, मैं निरंजन कुमार आपको ब्रिलियंस क्लासेस में स्वागत है। और जो आप लोग नए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। कुमार और आपको ब्रिलियंस क्लासेस में स्वागत है। चलिए, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आसवन विधि द्वारा धातु का शुद्धिकरण किस प्रकार किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो होता क्या कि इस विधि में धातु को अलग अलग ताप पर गर्म कर शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। कहने का मतलब जितना धातु था सबको अलग अलग टेम्परेचर पर उसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तब जाकर के धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। तो लिखेंगे इस विधि द्वारा धातु को अलग अलग ताप पर धातु को अलग अलग तापक्रम पर गर्म करके शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। कहने का मतलब कि इसमें धातु को अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, तब जाकर के शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। एग्जाम्पल में जान लीजिए, अशुद्ध जस्ता ले लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, अशुद्ध जस्ता। तो इसमें क्या है, अशुद्ध जस्ता अगर लेते हैं, जैसे में हो गया अशुद्ध जस्ता में क्या क्या ले लेते हैं, जैसे Fe यानी कि हम लोहा ले लेते हैं, और PbCd, ये सब की क्या किया जाता है, PbCd की अशुद्धियां के रूप में वर्तमान रहता है। यानी कि ये जस्ता होता है, उसमें FePdCd अशुद्धियां के रूप में क्या रहेगा, के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है, ये सब क्या होता है, उपस्थित रहता है। किसमें, तो ये जस्ता में उपस्थित होता है, FePd और ये जो CD कहने का मतलब लोहा, फिर उसके बाद आपका PD हो गया, CD हो गया, ये सब संकेत है। आप संकेत तत्व जो होता है वो याद कर लीजिएगा, उसमें सारा चीज का वो संकेत के माध्यम से बताया गया। अगर नहीं है तो उसे एक वीडियो अलग बना दूंगा, पूरा तत्व और एक साइड संकेत के बारे में बता दूंगा। तो देखिए कैसे होता है। जो क्वथनांक देखिएगा, सबसे पहले क्वथनांक होता है, जिसको बॉइलिंग पॉइंट हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। तो इसमें लोहा को 3000 डिग्री सेल्सियस 107 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। जो कैडमियम हो गया उसको हम लोग 707 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। तो देखिए क्या होता है, स्पेल्टर होता है इसमें, ठीक ना। तो SPELTR स्पेल्टर को 1000 डिग्री से गर्म करने पर, यानी स्पेल्टर को 1000 डिग्री तक गर्म करने पर, स्पेल्टर को 1000 डिग्री पर गर्म करने पर जिंक तथा CD अलग हो जाता है। जिंक तथा CD अलग, Zn तथा CD अलग हो जाता है, जिसे एकत्रित कर लिया जाता है। पुनः जिसे एकत्रित कर लिया जाता है, इसे पुनः हाँ दोस्तों देखिएगा,
कि यहाँ आपको अशुद्धियां जस्ता में जो होता है FePdCd, यानी कि ये सीसा हो गया, कैडमियम हो गया रहता है, जिसमें कैडमियम का होता है परमाणु संख्या 48 और शीशा का होता है 82 और लोहा का होता है 26 और जिंक का होता है आपका 30। ठीक है, ये इसका परमाणु संख्या हो गया। तो कहता है कि स्पेल्टर को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर जिंक और सीडी यानी कैडमियम अलग हो जाता है। कैडमियम का क्या हो जाता है, जिंक तथा सीडी अलग हो जाते हैं, फिर जिससे एकत्रित कर लिया जाता है। पुनः इस जिंक और सीडी को मिश्रण को 800 सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर फिर इसमें कैडमियम क्या हो जाता है, अलग हो जाता है और हमको शुद्ध जिंक प्राप्त हो जाता है। इस विधि को आसमन विधि कहा जाता है। चलिए उतार लीजिएगा। अब यहाँ पे स्व अपचयन विधि क्या है? तो स्व अपचयन विधि आपका एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है, एकदम क्लियर हो जाइएगा। ये सब 2 नंबर स्व अपचयन विधि। फिर एल्यूमिनियम विधि क्या है, आपको एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछेगा। तो वह प्रक्रिया जिसमें सल्फाइड ऑक्सीकृत होकर, अब एक ऑक्सीकृत का क्या है, ऑक्सीकरण, फिर अवकरण क्या है, तो वो आपको 10वां में और 11th में बताएगा, नहीं तो इस तरह की वीडियो अलग बनाएंगे हम, पहले जान लीजिएगा। वह प्रक्रिया जिसमें सल्फाइड ऑक्सीकृत होकर के ऑक्साइड में बदल जाता है। सल्फाइड क्या में बदल जाता है, ऑक्साइड में बदल जाता है, तथा पुनः सल्फाइड एवं ऑक्साइड अपचयित होकर धातु मुक्त हो जाते हैं, तो उसे स्व अपचयन विधि कहते हैं। जैसे देखिएगा, ये कॉपर सल्फाइड है, ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है, तो फिर उसके बाद क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है। फिर उसके बाद इसी कॉपर सल्फेट को फिर कॉपर ऑक्साइड के साथ कराते हैं, तो फिर कॉपर मुक्त हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाता है, कॉपर अपना अलग बना लेते हैं। इस तरह से हम कॉपर को अलग कर लेते हैं। फिर एल्यूमिनियम थार्मेट विधि क्या है, तो वह प्रक्रिया जिसमें धातु के ऑक्साइड को, इसमें धातु के क्या रहेगा, ऑक्साइड, उसमें क्या होता है, सल्फर ऑक्सीकृत होता था। इसमें क्या होता है कि धातु ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ, क्या किसके साथ इसमें होगा, एल्यूमिनियम के साथ, याद रखिएगा, इसमें धातु के ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ गर्म करने पर अक्रिय धातु मुक्त करता है, तो उसे एल्यूमिनियम थर्मोट विधि कहते हैं। ये आपका संतुलित करने का नियम है। अगर एक चीज और बता दे रहा हूं आपको, संतुलित करने के लिए मैं इस तरह एक वीडियो बनाऊंगा, किस तरह से समीकरण को संतुलित किया जाता है। इसके लिए आपको तत्व का यौगिक ये सब आपको, फिर वैलेंसी नंबर भी याद रखना पड़ेगा, कितना आपको करना है, माने कि 2 दशम तो लोग पढ़ के एक अवकरण, एक हो जाता है, कहने का मतलब कि 2 प्रोडक्ट मिलता है, उसके बाद एक आपका पूरा प्रोडक्ट बनता है, वो आपका हो गया। दूसरी बात है कि आपका पढ़ने के लिए उसमें रासायनिक समीकरण और एक रासायनिक समीकरण करने का संतुलित विधि सारा उसमें पढ़ना था। अब ये 12th में फिर भी मैं आपको बतला दूंगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों देखिएगा, लोहा के बारे में अब आता है, ठीक है। तो एक तत्व है, अब तत्व में पढ़े होंगे एलिमेंट्स में, तत्व संकेत में कि लोहा, तो लोहा के बारे में, तो लोहा का लैटिन वर्ड क्या कहा जाता है, फेरम। लोहा को लैटिन वर्ड में क्या बोला जाता है, फेरम, और इसका सिंबल Fe से सूचित किया जाता है। इसका संकेत क्या होता है, Fe होता है। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 26, जिसको हम लोग कहते हैं परमाणु संख्या। इसका परमाणु संख्या क्या होता है, 26, और इसका एटॉमिक मास क्या होता है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान। हमारा इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 56। लोहा को लैटिन वर्ड है फेरम, फिर उसके बाद इसका सिंबल है Fe, एटॉमिक नंबर 26, और इसका एटॉमिक मास 56 होता है। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस अनुसार से चलता है। 1, इसको लिखने का नियम है, ये 2 2 3 3 3, फिर इसका चलता है S S P S P D, चलता है ऐसे S P D है, फिर उसके बाद घटते जाता है
नियम बताएंगे, अनुसार बताएंगे, लेकिन अगर कोर्स पर 12 का है तो इस सब मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ कि 1:2, 2:2, 2p6, 2 3s 3p6, 4:4, 3d6। अब इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। अब ये टोटल जोड़ेगा तो 26 हो जाना चाहिए। 14 8 814 14 2 14 2 16 16 6 22 22 4 26। ये आपका एटॉमिक नंबर आ गया टोटल आपका। ये किसका हो जाएगा? लोहा का है। यह आवर्त संख्या क्या है? इसका 4 है। देखिए आप प्रेडिक्ट टेबल जब देते हो खरीदते हो तो उस प्रेडिक्ट टेबल में लिखा रहता है ऐसे, तो उस पर हम याद करने का एकदम डासू ट्रिक से बताएंगे। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन हाइड्रोजन जो है सबका एक ट्रिक बताऊंगा। हेलिना ने की रब से फरियाद, ठीक है। फिर उसके बाद होता है बाप, फिर बी बेरिलियम बाप मांगे बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजेश। टोटल का आपको मैं एक ग्रुप बाय ग्रुप याद करा दूंगा, बहुत सिंपल है, उस पर भी बताऊंगा। फिर उसके बाद है ये ग्रुप नंबर 8 में आता है IUPAC सिस्टम के अनुसार इंडियन। इसका पूरा मैं एक बना करके वीडियो बताऊंगा हाइपोथर्मिक कैसे लिखा जाएगा। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, बता रहा हूँ। उसके बाद जब चालू करेंगे वो चीज तो बताऊंगा। ब्लॉक नंबर डी में आता है बैलेंसी है इसका, यानी संयोजकता है Fe+2 फेरस 3 रहेगा तो फेरिक हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद बताते हैं कि लोहा की ऑक्यूरेंस, कहने का मतलब इसकी प्राप्ति किस तरह से इसको हम लोग प्राप्ति करेंगे, उपस्थिति होती है, ठीक है, उसको बताने जा रहा हूँ। चलिए देखिएगा आगे। चलिए दोस्तों देखिएगा, अब लोहा तो जान गए हैं कि इस तरह इसका सिंबल होता है, इसका इतना मास होता है, इतना इसका क्या बोलता है एटॉमिक नंबर होता है। अब जानते हैं कि इस प्राप्ति और यह उपस्थिति कैसे अवस्था में पृथ्वी में पाया जाता है, और इसका अयस्क का नाम या किसका अयस्कों का नाम और सूत्र लिखना है, जो मुख्य अयस्क है उसका देखिएगा। तो सबसे पहले जानेंगे प्राप्ति इसका क्या होता है। तो प्राकृतिक में लोहा स्वतंत्र अवस्था तथा संयुक्तावस्था दोनों में पाया जाता है, ठीक है। ये स्वतंत्र में भी रहता है, संयुक्तावस्था दोनों अवस्था में ये पाया जाता है। पृथ्वी में एल्युमिनियम के बाद या पृथ्वी में एल्युमिनियम के बाद यह दूसरा धातु है जो इसकी उपस्थिति है। सबसे ज्यादा तो आपको माना जाता है एल्युमिनियम, उसके बाद क्या है? लोहा है, ठीक है। दूसरा धातु है जो अधिक मात्रा में यह पाया जाता है। लोहा का मुख्य अयस्कों के नाम और उसका सूत्र देखिए, ये पूछ देता है एग्जाम में कि हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो क्या बताएंगे? लोहा का अयस्क है। हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है? तो Fe2O3 होता है। फिर पूछ देगा कि सीडेराइट किसका अयस्क है, तो सीडेराइट तो हमारा लोहा का ही तो अयस्क है, अभी हमने पढ़ा लोहा के प्रमुख अयस्क हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेटाइट, आयरन, पायराइट। तो आप बताइए हेमेटाइट Fe2O3 है, मैग्नेटाइट का Fe3O4 है, सीडेराइट का FeCO3 है और आयरन पायराइट का FeS2 है। ये आपका एग्जाम में 1 नंबर में ज्यादा पूछने का चांस रहता है। चलिए अब इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। चलिए दोस्तों देखिएगा लोहा का प्रकार। अब लोहा के बारे में जान लिए तब लोहा के प्रकार भी जानते हैं कितने होते हैं। लोहा 3 प्रकार से होता है, एक ढलवा लोहा होता है, पिटवा लोहा होता है और इस्पात होता है। तो आप देखिएगा इसमें कई जैसे ढलवा क्या होता है, पिटवा क्या होता है, इस्पात क्या होता है। तब इसको हम थोड़ा जानकारी आप लोग को दिला देते हैं कि ढलवा लोहा जो होता है उसका में कार्बन की मात्रा 2.5 से 5% होता है। ढलवा में 2.5 से 5% होता है। पिटवा लोहा में 0.1% कार्बन होता है। कार्बन तो आप जानते होंगे कि कार्बन एनीथिंग, किसी वस्तु में कार्बन उपस्थित होता है। अब उसके बाद चलिए इस्पात की बात किया जाए तो इस्पात में 0.1 से 1.5% तक पाया जाता है। फिर कठोरता किसकी बात कर लिया जाए तो ढलवा लोहा की कठोरता होता है जो अत्यधिक होता है, या बहुत ही अधिक ढलवा लोहा कठोर होता है। और ये पिटवा लोहा क्या होता है? मुलायम होता है। इस्पात क्या होता है? मध्यम होता है, मतलब ना तो ज्यादा कठोर होता है ना तो ज्यादा मुलायम होता है। अब चुंबकीयकरण की बात किया जाता है कि चुंबक का गुण इसमें होता है कि नहीं होता है। तो ढलवा लोहा से हम अगर बात किया जाता है
करते हैं तो चुंबक इसका नहीं बनाया जा सकता है। ढलवा लोहा का चुंबक आप नहीं बना सकते हैं, लेकिन पिटवा लोहा से आप चुंबक बना सकते हैं। और इस्पात से क्या होता है, अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। अच्छा, चुंबक आप लोग भी प्रयोग किए होंगे, जो ऊपर फ्रिक्शन में मैग्नेट और वापस लगे दोनों सड़ जाता होगा। ज्यादातर दशहरा के टाइम में ये आपको मिलता है, यह बिकता है, वैसे भी जनरल दुकान में मिलता है। अब कहा जाता है जोड़ना, इसका बेल्डिंग नहीं किया जाता है। ढलवा लोहा को आप बेल्डिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन पिटवा लोहा को आप बेल्डिंग कर सकते हैं। और आप इस्पात की भी देखेंगे बेल्डिंग होता है, जिससे स्टेशनों पर हर एक जगह पर क्या बोला जाता है, स्टील का ही उपयोग किया जा रहा है, बैठने वाला, समझे। तो उसमें भी देखे होंगे बेल्डिंग का उपयोग किया जाता है, तो इसमें बेल्डिंग किया जाता है। चलिए अब इसके बाद हम जानते हैं कि हेमेटाइट अयस्क का ढलवा लोहा से कैसे निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है, हेमेटाइट अयस्क का ढलवा लोहा से कैसे निष्कर्षण किया जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।